मेरा नाम मरीना है। जिस अजियत से आज मैं गुजर रही थी कोई उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। गाड़ी की अगली सीट पर बैठे हुए मैंने उस शख्स से उसका नाम पूछा। वो बोला, मेरा नाम शौकत है और मैं लाहौर में रहता हूँ। चलो तुम्हें अपना घर दिखाता हूँ। मेरी बात के जवाब में उसने अपना तारुफ करवाया और एक आलीशान घर के सामने अपनी गाड़ी रोकी। मैं उसकी बात के जवाब में कुछ भी नहीं बोली, बस खामोशी से उतरने ही वाली थी कि उसने फौरन नीचे उतर कर मेरी साइड वाला दरवाजा खोला। मुझे आज तक इतनी इज्जत किसी ने नहीं दी थी, इसलिए मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हुई। हम जैसी औरतों की इज्जत कोई भी नहीं करता, बस अपना मतलब पूरा करते हैं और किसी कूड़ेदान में फेंक कर चले जाते हैं। इसने मेरे साथ ही पहली दफा हुआ था। किसी ने मुझे यूं प्रोटोकॉल दिया था, मेरा नाम भी पूछा, लेकिन फिर भी मैं जानती थी कि थोड़ी ही देर बाद ही अपना वशानापन मुझे दिखाएगा और जब तक रहेगा, इसलिए मैंने इस बात को ज्यादा संजीदा नहीं लिया और उसके हमरा में चल पड़ी। मेरे कदम लड़खड़ा रहे थे क्योंकि नशा अब जाने लगा था। मैं अचानक से गिरने लगी तो उसने मुझे थाम लिया और मुझे अपनी आगोश में उठाकर बेड पे लिटा दिया। कहा कि क्या जरूरत थी इतनी डोज लेने की। उसके लहजे में फिक्रमंदी सी थी। मैंने कहा, ये नशा ही तो है जो मेरी अजियत और तकलीफ का एहसास मुझे नहीं होने देता, वरना होशो आवाज में तो इस कदर वहशानापन को सह ही नहीं सकती, मर जाऊंगी। वो मेरे साथ बैठ गया, अफसोस से मुझे देखने लगा, कहने लगा, बेफिक्र रहो, मैं इतना सख्त नहीं हूँ, इसलिए रिलैक्स होकर बैठो, हमें अभी बहुत सारी बातें करनी है। मैंने कहा, मर्द को संगदिल ही देखा है, जब से होश संभाला अपने बाप का जुल्म सहा। मेरी माँ तो मुझे मोहब्बत बड़ी आगोश देने से पहले ही इस दुनिया से रुखसत हो गई और बाप ने मुझे बूढ़े शख्स के हाथों बेच दिया। तब से इतना जुल्म ही तो होता आया है। एक के बाद एक कितने गाहक आए जिन्होंने मुझे कुछ पल के लिए खरीदा अपनी ख्वाहिश की तकमील के लिए, और मैं यूं फेंक कर चले गए जैसे मेरे अंदर दिल ही नहीं धड़कता। एक बेजान मोम की गुड़िया जिससे मैं नहीं जानती थी कि मैं उसके सामने हाल दिल क्यों सुना रही थी। मैंने अपने खरीदारों के सामने खुद को कभी भी काबिल तर्स पेश नहीं किया था, क्योंकि जो कीमत बढ़ के चंद घंटों के लिए मुझे अपनाते थे और मेरा दुख सुनने के लिए थोड़ी थे, उन्हें तो कुछ पल के लिए अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालनी होती थी। और बस सामने बैठा वो शख्स न जाने क्यों वो भी बड़ी महवियत से मेरी दास्तान सुन रहा था। उसकी आंखों में किरचियां सी थी कि जब मेरी आंखों के आगे मुकम्मल अंधेरा सा छाने लगा तो उसने कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर में से एक बोतल निकाली और मुझे दिया। मैंने चुपचाप पी ली। मुझे लगा वो शराब होगी, मगर वो मैंगो जूस था। मैंने कहा, तुम मुझे होश में लाकर मुझे अजियत देना चाहते हो? मेरी बात सुनकर मुस्कुराने लगा। कहा, तुमसे बातें करने के लिए तुम्हारा होश में होना बहुत जरूरी है। मैंने कहा कि क्या पैसे तुमने महज मुझसे बातें करने के लिए दिए हैं? तो वो कहने लगा कि मुझे औरत को तकलीफ देना पसंद नहीं है, और वैसे भी ये सब तुम अपनी मर्जी से नहीं करती, तुम ये सब को जबरदस्ती करने पर उकसाया जाता है। तुम्हारी ख्वाहिश है कि तुम भी एक घर की जीनत बनो, तुम्हारा शौहर तुम्हें 7 पर्दों में छुपा कर रखे। वो मेरी आंखों में आंखें डालकर खुद से कह रहा था, और मैं ये सोच रही थी कि मैं तो शायद मेरे अंदर का हाल मेरी आंखों से पता है। मुझसे ज्यादा देर उससे नजर नहीं मिलाई गई, इसलिए मैंने इधर उधर देखना शुरू कर दिया। मैंने कहा, जिस काम के लिए मुझे लाए हो वो करो और मुझे चलता करो। मैं तुम्हारी इस तरह की बातों में अपना दिमाग खराब करने वाली नहीं हूँ। मगर वो बेचारे मेरे करीब आने के उठकर अलमारी में से कपड़े निकालने लगा और वॉशरूम में चला गया। मुझे लगा शायद वो मेरे करीब आने से पहले फ्रेश होना चाहता है। मुझे नींद बहुत ज्यादा आ रही थी, लेकिन मैं सोना नहीं चाहती थी, इसलिए उसका इंतजार करने लगी। जब वो शावर लेकर निकला तो खामोशी से सोफे पर बैठ गया। आज तक मेरा जितने भी लोगों से पाला पड़ा था, ज्यादातर उम्र रसीदा बेवियों के सताए हुए घर से निकलते थे और अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन मुझ पर निकालते थे। कोई बूढ़ा तो अपने ऑफिस के वर्कर्स का गुस्सा मुझ पर उतार कर चला जाता था। उनमें से कोई भी मुझे इंसान नहीं समझता था, ना ही मैंने आज तक किसी को भी जी भर कर देखा था। लेकिन ये नौजवान बहुत पुरकशिश था, उस पर से नजरें हटाना मुश्किल होता था। खैर, वो जितना भी पुरकशिश था, उसकी हिमानियत का अंदाजा अभी मुझे होने वाला था, इसलिए मुझे उसकी शख्सियत में दिलचस्पी लेने की ज्यादा जरूरत नहीं थी। उसने कहा कि शायद तुम्हारे सर में दर्द हो रहा है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए काफी बना कर लाता हूँ, तुम फ्रेश हो जाओ। तब तक ये कहकर वो कमरे से निकल गया, लेकिन मैं अपनी जगह पर बैठी रही क्योंकि मैं घर से सारी तैयारी करके आई थी। मैंने कमरे का तफसीली जायजा लिया। उसका कमरा इंतहाई नफीस और ज्यादा था। ना वो शक्ल से कोई लोफर और बदचलन इंसान लगता था, और ना ही उसके कमरे में कोई ऐसी चीज थी जो उसके गलत किरदार या गलत दिलचस्पियों का मुजाहरा करती। कमरे में एक अलमारी थी जिसमें जा बजा किताबें पड़ी हुई थी। अचानक कमरे का दरवाजा खुला। वो काफी के 2 कप लेकर मेरे करीब एक कुर्सी कर के बैठ गया और एक कप मुझे पकड़ा कर दूसरा कप अपने होठों से लगा लिया। आधी रात से ज्यादा बीत चुकी थी और उसके इरादों का भी
مجھے کچھ پتا نہیں چل رہا تھا کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ میں نے کافی کا گھونٹ بھرا تو کافی زیادہ مزیدار تھی۔ اس نے کہا، تم کب سے اس قید خانے میں ہو؟ کیا تم نے وہاں سے نکلنے کی کوئی کوشش نہیں کی؟ میں نے کہا کہ ایک بار لڑکی وہاں چلی جائے اور اپنی عزت گوا بیٹھے تو پھر چاہے وہ وہاں سے نکل بھی آئے باہر، تب بھی اس کا کوئی ٹھکانہ دینے والا نہیں ہوتا، کیونکہ شرافت کا لبادہ اوڑھنے والے لوگ ان لوگوں سے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں جو اس طرح کے کام کرتے ہیں، اور مجھ جیسی بدچلن لڑکیوں کو دیکھ کر وہ یوں موڑ لیتے ہیں جیسے کوئی اچھوت کی مریض دیکھ لی ہو۔ حالانکہ یہی شریف لوگ رات کو ہمارے گھر پر موجود ہوتے ہیں اور تب ہم ان کو بری نہیں لگتی۔ یہ دنیا بھی بہت عجیب ہے اور اس میں رہنے والے لوگ بہت دوگلے اور منافق ہیں، مگر ہر مرد ایک جیسا نہیں ہوتا۔ میں نے ماضی خیز نظروں سے اس کو دیکھا اور پوچھا کہ تم نے عورتوں میں کیا فرق ہے؟ تم بھی تو رات کے وقت میری اتنی قیمت ادا کر کے مجھے یہاں پر لائے۔ اس نے کہا، میں تمہیں کسی اور مقصد کے لیے یہاں پر لایا ہوں۔ میں اب اس کی بات پر چونک گئی۔ اس نے مجھے چھوا تک نہ تھا۔ اس نے کہا کہ میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں اور تم جیسی مظلوم اور بے سہارا لڑکیوں کی جو حالات کی ستائی ہوئی ہوں وہاں پر بھیجی جاتی ہوں۔ میں نے کہا، تم میری کیا مدد کرو گے؟ میں خود اپنی مدد نہیں کرنا چاہتی اور نہ ہی میری جیسی لڑکیاں جو اپنی عزت گوا بیٹھتی ہیں۔ اس دنیا میں سب سے قیمتی چیز ایک عورت کے پاس عزت ہی ہوتی ہے، اور وہ بھی گوا بیٹھے تو اس دنیا میں کوئی بھی شریف لڑکا اسے اپنانے کو تیار نہیں ہوتا۔ تو پھر اچھا ہی ہے نا، دنیا کے دھکے کھانے کی بجائے ہم وہاں گھر پر بیٹھتے ہیں۔ ہم جیسی لڑکیوں کو معاشرہ قبول نہیں کرتا، چاہے ہم زبردستی وہاں لائی گئی ہوں یا اپنی خوشی سے۔ اس نے کہا کہ میں نے تم سے کہا ہے نا، ہر مرد ایک جیسا نہیں ہوتا۔ شاید تمہارا پالا مجھ جیسے مرد سے آج تک نہیں پڑا، اس لیے تم ایسی باتیں کر رہی ہو، لیکن فکر مت کرو، بہت جلدی تمہاری سوچ بدل جائے گی۔ میں نے کہا، تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کہ پہلے تمہیں اعتماد میں لینا ضروری ہے، پھر ہی میں تمہیں بتاؤں گا کہ میں تم سے کیا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا، میرا اعتماد تم کیسے جیت سکتے ہو جبکہ ہم پہلی بار ملے ہیں؟ اس نے کہا، میں ایک نظر میں اگلے بندے کو پہچان لیتا ہوں کہ یہ قابل بھروسہ ہے یا نہیں، اور مجھے تم قابل بھروسہ لگی ہو، اس لیے میں تمہیں یہاں پر لایا ہوں۔ میں جانتا ہوں تم بھی مالکن سے بہت زیادہ تنگ ہو اور وہ تم پر بہت زیادہ ظلم کرتی ہے، اور تم جیسی اور بھی لڑکیوں کے ساتھ۔ تم نہیں جانتی کہ یہ عورت کتنی خطرناک ہے۔ اس کے ایسے لوگوں کے ساتھ تعلقات ہیں جو لڑکیوں کو سمگل کرتے ہیں اور ایسے ٹھکانوں پر لاتے ہیں اور ان سے غلط کام کرواتے ہیں۔ زیادہ تر یہ کام زبردستی کروائے جاتے ہیں اور ان لڑکیوں کو زبردستی کسی کالج، یونیورسٹی یا سکول سے اغوا کیا جاتا ہے، یا کوئی حالات کی ستائی ہوئی گھر سے بھاگتی ہوئی لڑکیاں ہوتی ہیں جن کو ان کے عاشق کم قیمت پر فروخت کر دیتے ہیں۔ وہ عاشق جو ان کے ساتھ محبت کے دعوے دار ہوتے ہیں اور شادی کرنے کے خواب دکھاتے ہیں، پھر ان کو ان ظالم لوگوں کے ہاتھوں بیچ دیتے ہیں۔ میں اس گینگ کی لڑکیوں کا اسمگلر تک پہنچنا چاہتا ہوں، اور اس میں تو میری مدد کرو گی، کیونکہ وہ مالکن سے کافی قریبی تعلق رکھتے ہیں اور وہ اکثر ہی اس سے ملنے آتا جاتا ہے۔ مالکن اکثر لڑکیاں اسی سے لیتی ہیں۔ اگر تم اس کے بارے میں کچھ بھی جانتی ہو تو مجھے بتا دو، اگر نہیں جانتی ہو تو مجھے پتہ کر کے دو۔ میں تمہیں منہ مانگی قیمت دینے کو تیار ہوں، بلکہ تمہاری من پسند زندگی تمہیں دینے کو تیار ہوں، کیونکہ تم مجھے بہت معصوم اور قابل احترام عورت لگتی ہو۔ میں چاہتا ہوں تمہیں اس دلدل سے نکالوں اور تم جیسی ایسی اور بھی بہت سی مظلوم لڑکیوں کو وہاں سے نکالوں۔ ان کے گینگ کی لڑکیوں کا اسمگلر تک پہنچ کر ہی میں یہ کام کر سکتا ہوں۔ میں اس کو ہونکوں کی طرح دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا، اتنا بڑا کام ہے یہ، میں کیسے کر سکتی ہوں، اور تم مجھ پر کیسے بھروسہ کر سکتے ہو؟ کیا پتا میں وہاں سے جاتی مالکن کو سب کچھ سچ سچ بتا دوں۔ اس نے کہا کہ تم ایسا بالکل بھی نہیں کرو گی۔ میں جانتا ہوں، میں تمہارے اندر تک کا حال اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ میں کافی عرصے سے تمہیں مانیٹر کر رہا ہوں۔ اگر تم ایسی لڑکی ہوتی تو میں کبھی بھی تمہیں یہاں اپنی پرسنل جگہ پر نہ لے کر آتا۔ میں نے کہا، کون ہو تم اور یہ سب کیوں کرنا چاہتے ہو؟ تمہیں یہ سب کر کے کیا حاصل ہو جائے گا؟ اس نے کہا، میں ایک خفیہ ادارے کا آفیسر ہوں اور میری یہی ڈیوٹی لگائی گئی ہے کہ جلد از جلد ملک کے ایسے ناسور کو پکڑا جائے جو لڑکیوں کی عزت سے کھیل رہے ہیں، انہیں برباد کر رہے ہیں۔ اب میں سمجھی تھی کہ اس کے کمرے میں اتنی بھاری بھرکم کتابیں کیوں رکھی ہوئی تھیں۔ میں نے کہا، میں ایسا کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ اس نے کہا کہ تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے کہ تمہارے ساتھ آگے کیا ہونے جا رہا ہے۔ اس کی بات سن کر میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ میں نے کہا، مجھے ڈرانے دھمکانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے بس تم گھر چھوڑ دو۔ اس نے کہا کہ مجھے اپنے سراغ رسائیوں سے پتہ چلا ہے کہ بہت جلد مالکن اپنے گھر کی خوبصورت لڑکیاں اسی گینگ کی لڑکیوں کو اسمگلر کو بیچنے کا ارادہ رکھتی ہیں، اور ان لڑکیوں میں تم بھی شامل ہو۔ اور پتہ ہے کہ وہ لوگ ان لڑکیوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟
तुम सोच भी नहीं सकती उस अजियत को जिसे तुम गुजर सकती हो, और मैं तुम्हें उससे बचा सकता हूँ। मैं उसकी बात सुनकर पूरी तरह सहम गई। वैसे तुम्हें शुरू से ही अजियतें सहती आ रही थी, मैं इस लफ्ज़ से नावाकिफ नहीं थी और ना ही उस तकलीफ से जो मुझे सहनी पड़ती थी। लेकिन मैं ये भी जानती थी कि अगर एक बार लड़की गैंग के हाथ आ जाए तो उसके साथ क्या किया जाता है। वो लोग उस लड़की को खिलौना बनाकर खेलते थे और फिर बुरी तरह से रोन देते थे, और वो लड़की बिल्कुल ही बेजान हो जाती तो फिर उसको कत्ल भी करते थे। मैंने कहा कि मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ, बताओ मुझे क्या करना होगा। उसने कहा कि अगले हफ्ते में किसी भी रात वो डाकुओं का लड़कियों को स्मगलर उन लड़कियों के सौदे के लिए तुम्हारी मालकिन से मिलेगा। तुमने उसी वक्त मुझे इत्तला देनी है ताकि हम मौके पर वहाँ रेड कर सकें। मैंने कहा मेरे पास कोई मोबाइल फोन नहीं है जिस पर मैं तुम्हें इत्तला दूं, और ना ही हमें रखने की इजाजत है। उसने मेरी कलाई में एक एप्पल वॉच पहना दी। उस घड़ी के अंदर एक पल की रिकॉर्डिंग होती थी, और जैसे ही तुम्हें कोई खतरा महसूस हो बस ये एक छोटा सा बटन दबा देना है। उसने कहा कि जब भी वो लड़कियों का स्मगलर वहां पहुंचे उसको दबा देना, सिग्नल पहुंच जाएगा, और इस घड़ी को अपने मालकिन से छुपा के रखना। मैंने हामी भर ली। उसने कहा कि अब तुम चाहो तो आराम कर सकती हो, मैं दूसरे कमरे में चला जाता हूँ, सुबह तुम्हें वहां पर छोड़ जाऊंगा। ये कहकर वो अपने कमरे से चला गया और मैं वो घड़ी बड़े गौर से देखने लगी जो मेरी कलाई में बंधी हुई थी, और शायद वही मेरी आजादी का परवाना भी थी। अगली सुबह वो मुझे वापस वहीं पर छोड़ गया। उसके जाने के बाद मुझे लगा कि शायद अब मैं यहाँ इस घर में ज्यादा देर तक नहीं रह सकती, शायद मेरी तमाम अजियतों का इजाला होने वाला है। वो जाते हुए इस मालकिन को कहकर गया था कि इस लड़की को कोई भी हाथ नहीं लगाएगा, क्योंकि हर रात की पेमेंट मैं आपको एडवांस में दे रहा हूँ। ये एक हफ्ते के लिए सिर्फ मेरी है, इसको कोई भी नहीं छुएगा। रोज मेरी गाड़ी आएगी और उसको लेकर जाएगी। मालकिन उसकी बात सुनकर काफी ज्यादा खुश हो गई, क्योंकि जो कीमत वो मेरी अदा कर रहा था वो बहुत ज्यादा थी। उसने बिना चूं चुना उससे पैसे वसूल किए, और अब मैं पूरी तरह से उस नौजवान से मुतासिर हो चुकी थी जिसने अपना नाम शौकत बताया था। वो न सिर्फ मुझे यहाँ से आजाद करवाना चाहता था बल्कि मेरा मुहाफिज भी बनना चाहता था। जिंदगी में पहली दफा किसी ने मेरी यूं परवाह की थी, और मेरी आंखें नम थी, वरना आज तक तो किसी ने मुझे इंसान भी ना समझा था। कम से कम उसने मुझे काबिल एहतराम औरत समझा जो अपनी मजबूरी में बार बार अपनी इज्जत का सौदा कर रही थी। अब मैं हर वक्त मालकिन बेगम के आसपास मंडलाती रहती। वो अपने खास मेहमानों को अपनी बैठक में बिठाती थी, वहीं पर उनसे बातचीत करती थी। मैं हर रात को तैयार होकर उसकी भेजी गई गाड़ी में बैठ जाती और उसके घर चली जाती। उसको सारी सूरत हाल से आगाह करती कि आज कौन कौन घर पर आया था, क्या क्या हुआ था, और वो मेरी सारी बातें गौर से सुनता और मुझे आराम करने का कहकर कमरे से निकल जाता। यूं आज हफ्ते का आखिरी दिन था और मैं पहले से ज्यादा मोहतात थी। अचानक ही मालकिन बेगम ने मुझे कहा कि आज इस लड़के के साथ तुम्हें नहीं भेजा जाएगा, बल्कि आज एक खास मेहमान आने वाला है, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। तुम्हारे साथ मैं चंद दूसरी लड़कियों को भी भेज रही हूँ। मेरे दिमाग ने खतरे की घंटी बजा दी। मैंने कहा कि आज तो मुझे वहीं जाना है, क्योंकि उसने पूरे हफ्ते के 50 लाख मालकिन को दिए थे। उसने कहा कि मुझसे ज्यादा बहस ना करो, जो कहा है वो करो। वो गुस्से से गोया हुई और वहां से चली गई। मैं पूरी तरह चौकन्ना हो गई। यकीनन वही लड़कियों का स्मगलर आने वाला था। मालकिन की तैयारियां अरूज पर थी। उसने अपनी बैठक में भी किसी को आने से मना कर दिया था। फिर अचानक ही बाहर काफी ज्यादा गाड़ियां रुकने की आवाज सुनाई दी और वो जल्दी से अपनी बैठक में चली गई, जहाँ पर उसने हम लड़कियों की डील करनी थी। मैंने अपनी कलाई पर से कपड़ा हटाया और घड़ी में मौजूद बटन को दबा दिया। अब मेरा काम हो चुका था। शौकत के कहने के मुताबिक उन्होंने आधे घंटे के अंदर अंदर वहां पहुंच जाना था और उन सबको रंगे हाथों पकड़ लेना था। मैं अपने कमरे में चली गई, दरवाजा बंद कर दिया। मेरा दिल जोर से धड़क रहा था। मैंने खिड़की से पर्दा हटाकर देखा तो बाहर बहुत सारी पुलिस की गाड़ियां खड़ी थीं। उन्होंने घर के चारों तरफ से घेर लिया था। सबसे पहली गाड़ी में से शौकत बाहर निकला, जो उस वक्त ड्यूटी पर था। वो घर के अंदर दाखिल हो चुका था। अपने मुहाफिजों के साथ उन्होंने आते साथ ही बैठक पर धावा बोल दिया। मैंने देखते ही देखते वो मालकिन बेगम और लड़कियों का स्मगलर को हथकड़ी पहनाकर बाहर ले आया। उनके चेहरे पर हवाइयां उड़ी थीं। लड़कियों का स्मगलर शौकत को धमकियां दे रहा था कि तुम्हें तो मैं देख लूंगा, तुम्हारी हिम्मत कैसी है मुझे हथकड़ी पहनाने की। एक पुलिस वाले ने आगे बढ़कर एक जोरदार थप्पड़ उसको रसीद कर दिया। तुम पर इतने ज्यादा केसेस हैं कि तुम्हारा निकलना नामुमकिन है। पुलिस ऑफिसर ने सारे कमरों की तलाशी ली, उन लड़कियों के बाहर निकाला जो इस दरिंदगी का निशाना बनती रहीं। हम सबको एक बड़ी सी गाड़ी में बैठा दिया गया जो कि पुलिस मोबाइल थी। सब लड़कियां खौफजदा थी कि ना जाने उनके साथ क्या होगा, लेकिन मैं मुतमईन सी बैठी हुई थी। हमसे पूछगछ की गई और फिर हमसे पूछा गया कि हम लोग कहाँ से लाए गए हैं और कहाँ जाना चाहती हैं।
पर किसी भी लड़की के पास कोई भी ठिकाना नहीं था। सब लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे कि हम कहाँ जाएंगे। फिर पुलिस वालों ने उन सारी लड़कियों को एक दारुल अमान में भेज दिया। उनमें मैं भी शामिल थी। हमें एक गाड़ी में बिठाकर दारुल अमान की तरफ रवाना कर दिया गया, मगर गाड़ी में बैठते ही गाड़ी का दरवाजा किसी ने खोला। वो शौकत था। उसने मेरा बाजू पकड़कर मुझे बाहर निकाला, कहा कि तुम मेरे साथ चलोगी। वो इस केस का इंचार्ज था, इसलिए उससे किसी ने कोई सवाल नहीं किया। उसने मुझे अपनी गाड़ी में बिठाया, फ्रंट सीट पर खुद बैठकर गाड़ी चलाने वाला उसने कहा कि तुम्हारी वजह से आज मैं उस लड़कियों के स्मगलर तक जा पहुंचा हूँ जिसकी तलाश मुझे कब से थी। मैं तुम्हारा जितना भी शुक्रिया अदा करूँ कम है, क्योंकि इस केस में तुमने मेरी सबसे ज्यादा मदद की है। मैंने कहा कि मैंने तो बस तुम्हें बताया है, मेरा कोई कमाल नहीं, सारा कमाल तुम्हारा ही है। आज तुम्हारी वजह से मुझ जैसी कितनी मजलूम लड़कियां इस कैद खाने से आजाद हो चुकी हैं। हम सबको तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। वो मेरी बात सुनकर मुस्कुरा दिया। उसने कहा कि चलो हिसाब बराबर हुआ। कहने लगा, अब कहाँ जाना चाहती हो? मैंने कहा, मैं पढ़ी लिखी हूँ, मुझे बस ऐसी नौकरी लगवा दो जिसमें इज्जत के साथ अपने पैसे कमा सकूं। अगले ही दिन उसने मेरी रहाइश का बंदोबस्त किया और मुझे एक फैक्ट्री में नौकरी लगवा दी। तनख्वाह 40,000 थी, लेकिन मेरे लिए ये बहुत थी, जिसमें आसानी से 2 वक्त की रोटी सुकून से खा सकती थी। फिर उसने अगले 6 माह का किराया भी अदा किया और बोला, अभी इस फैक्ट्री में तजुर्बा हासिल करो। मैंने अपने दोस्त को कह दिया, जैसे ही तुम काम सीख लोगी तुम्हारी तनख्वाह बढ़ा दी जाएगी। मैंने सर सजदे में रख दिया और शुक्राने के नफल अदा करने लगी।